हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। ठंड बहुत पड़ रही है, ठीक है ना? तो ठंड में हमें करना क्या है, स्कूलों में छुट्टियां चलने लगी हैं, ठीक? तो हम लोग बैठे बैठे करेंगे क्या, अपनी बोर्ड की तैयारी, ठीक? तो आज का ये वीडियो जो है क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए है और केमिस्ट्री में, ठीक है ना? केमिस्ट्री का बस इतना आप लोग तैयार कर लो। मेरे ख्याल से केमिस्ट्री को आप जो है क्रैक कर दोगे, ठीक? तो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है ये वीडियो, ओनली फॉर केमिस्ट्री। इसके बाद हम आपको जो है फिजिक्स के वो ला देंगे, और बायोलॉजी में क्या है ना कि आपको क्वेश्चंस बता दिए जाएंगे कि ऐसे क्वेश्चंस आप तैयार कर लो, ठीक है ना? तो उन क्वेश्चंस को आप तैयार कर लेना, तो उसी से आपके क्वेश्चंस मतलब जो भी होगा फंस जाएंगे, ठीक? और बाकी रही केमिस्ट्री और फिजिक्स की बात, तो विद सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक? तो थोड़ा सा वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए, बट आप इतना तैयार कर लो, बस समझ लीजिए कि आपका केमिस्ट्री में क्रैक हो गया, ठीक? तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, और ध्यान से देखिए आप कैसे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना? तो जैसा कि थंबनेल पे आपको दिख रहा है, क्लास 10th, ठीक है ना? और इसको एक किनारे कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ठीक? तो थंबनेल पे आपको दिख गया है, ठीक? क्लास 10th और साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक, विद सॉल्यूशन। और किसका पार्ट है ये? केमिस्ट्री का है, ठीक? तो हम लोग इसको अच्छे से जो है क्रैक करेंगे, ठीक? तो यहाँ तो आज हम केमिस्ट्री को एकदम जो है धुआं धुआं करने वाले हैं, ठीक? तो याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और कुछ क्वेश्चंस हम आपको देंगे जिनको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक? तो यही क्वेश्चन बार बार जो है अभी आपको खुद ही दिखेगा। तो हमने जो क्वेश्चंस लिए हैं बोर्ड के ही क्वेश्चंस लिए हैं, और आप खुद ही देख लीजिए कि क्वेश्चंस कितने बार जो है रिपीट हो रहे हैं, ठीक? तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को कैसे हमें क्रैक करना है, ठीक? तो आइए चलते हैं फर्स्ट पेज पे, ठीक? तो ये देखिए, तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ठीक? सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस क्या क्या पूछ रहा है, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक? सबसे पहले नंबर पे दिया गया है एथेनॉल के दो रासायनिक गुणों के रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक? और इसके बाद सेकेंड ऑप्शन में दिया गया है एसिटिक अम्ल के। तो चलिए हम क्रम से जो है बारी बारी से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक? तो आइए देखते हैं कैसे इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक? तो यहाँ पे स्क्रीन पे दे दिया गया एथेनॉल के दो रासायनिक गुणों के रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक? तो हमें क्या करना है, जो एथेनॉल एथेनॉल मतलब एथिल अल्कोहल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? तो हमें इसके दो रासायनिक गुणों के बारे में लिखना है। तो चलिए हम देखिए इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से ही बताएंगे। तो रासायनिक गुण है ना, तो यहाँ लिख देते हैं रासायनिक गुण, ठीक? ये हो गया रासायनिक गुण। अब इसको हम लोग आराम से सॉल्व करते हैं, ठीक? ये देखिए अब आपको अच्छे से दिखेगा, ठीक? तो रासायनिक गुण में सबसे पहली कंडीशंस जो हमें देखना है वो ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे हम आपको इम्पॉर्टेंट कंडीशंस बता रहे हैं। तो रासायनिक गुण में सबसे पहला हमें जो लिखना है, हम आपको शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया बताएंगे, ठीक? तो देखिए जैसे ये हो गया एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है? C2H5OH, ठीक? ये हो गया एथिल अल्कोहल। अब इसकी अभिक्रिया हम किससे कराएंगे? शांत सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 से, ठीक? ये हो गया। अब इसकी अभिक्रिया हम H2SO4 से कराएंगे तो बनेगा क्या? तो आपको पता होना चाहिए कि एथिल अल्कोहल को हम शांत H2SO4 की अभिक्रिया कराएंगे, और इस पे जो हमारा टेम्परेचर होगा, ठीक, वो कितना रहेगा? तो 100 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक हम इसको क्या करेंगे? गर्म करेंगे, ठीक? तो इतने पे जब गर्म करते हैं तो सबसे पहले ये क्या करता है? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है, ठीक? क्या बनाएगा? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट यानी कि C2H5, ठीक, HSO4 ये हो। तो इसे हम कहेंगे एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, और प्लस साथ में क्या होता है? जल का निर्माण होता है H2, ठीक? ये हो गया।
अब इसके बाद हमें करना क्या है कि इस एथिल जो है हाइड्रोजन सल्फेट को फिर हम जो है क्या करते हैं 140 डिग्री सेल्सियस पे फिर से गर्म करेंगे, ठीक। तो सेकंड कंडीशन में क्या हो गया C2H5HSO4, ठीक। इसको हम फिर किसके साथ, तो फिर से हम इसमें गर्म कर देते हैं क्या C2H5OH, ठीक। और अब इसका जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा 140 डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो 140 डिग्री सेल्सियस पे जब हम इसको जो है हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा डाई एथिल ईथर C2H5O C2H5, ये बन गया डाई एथिल ईथर, ठीक। और प्लस इसमें क्या निकलता है फिर से हमें अम्ल निकल आएगा H2SO4। तो ध्यान रखना कि ये अब क्रिया आपकी कंटिन्यू बनती चली जाती है, बस आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी एथिल एल्कोहल की। तो एथिल एल्कोहल को इसमें मिलाते रहो और ये देखो H2SO4 तो लगातार बनता ही रहता है, ठीक। तो ये हो जाता है। तो ये हो गई हमारी पहली अपक्रिया, पहला रासायनिक समीकरण, ठीक। तो ध्यान रखना ये आपका बन गया डाई एथिल ईथर, ठीक है ना, डाई एथिल ईथर, ठीक। ये हो गया, ठीक। नाम जरूर लिख देना, इसका नाम क्या है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक। ये हो गया। तो इस तरह से हम पहला ये हमारा रासायनिक गुण हो गया, ठीक। अब आइए देखते हैं, आपको दूसरा हम बताते हैं और ये भी हमारा जो होगा दूसरा इक्वेशंस भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक। तो इसमें हम क्या करेंगे एसिटिक अम्ल से अपक्रिया कराएंगे, ठीक है ना। तो क्या हो गया C2H5OH, ठीक। अब इसकी अपक्रिया में किससे करानी है एथिल एसिटिक अम्ल से CH3COOH, ये हो गई एसिटिक अम्ल, ठीक। अब इसको हम क्या करते हैं शांत सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक। क्या रखेंगे शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करेंगे। तो गर्म करने का ये साइन हो गया और यहाँ क्या हो गया H2SO4, ठीक। शांत सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक। तो शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब इसकी क्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा एथिल एसीटेट CH3COOC2H5, ठीक। ये हो गया और प्लस जल यानी कि H2O, ये हो गया। इसका नाम क्या हो गया एथिल एसीटेट, ध्यान रखना क्या हो गया ये एथिल एसीटेट, ये हो गया, ठीक। तो हमसे इसमें यही पूछा गया कि एथिल एल्कोहल के दो रासायनिक गुणों के रासायनिक समीकरण लिखिए। तो एक रासायनिक समीकरण ये हो गया, एक रासायनिक समीकरण ये हो गया, बस इतना आपको कर देना है बस, ठीक। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस की ओर। तो अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है इसके बारे में समझते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो अगले क्वेश्चंस में दिया गया है, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है एसिटिक अम्ल के दो रासायनिक गुण। आप ध्यान रखना फिर से हमें जो वैल्यूज पूछ रहा है उसमें क्या पूछा जा रहा है एसिटिक अम्ल के, ठीक। अब हमें किसके रासायनिक गुण बतानी है एसिटिक अम्ल के रासायनिक गुण बतानी है, ठीक। साफ साफ लिखा है एसिटिक अम्ल के रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण लिखे। आइए देखते हैं इसके भी रासायनिक गुण क्या क्या होते हैं, ठीक। तो सेकंड क्वेश्चन का हमें आंसर देना है। तो रासायनिक गुण, ठीक है ना, यहाँ हेडिंग डाल लेते हैं एसिटिक अम्ल के रासायनिक गुण, रासायनिक गुण, ठीक। तो आइए देखते हैं क्या होते हैं इसके रासायनिक गुण। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं एसिटिक अम्ल का बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन आपको हम बताने जा रहे हैं और इस रासायनिक गुण का नाम होगा एस्टरीकरण और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो एस्टरीकरण है ना, एस्टरीकरण अपक्रिया के नाम से ये जाना भी जाता है। तो एस्टरीकरण अपक्रिया के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि एस्टरी अपक्रिया कैसे होती है, ठीक। तो चलिए देखते हैं क्या बनाता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है
एस्टिक अम्ल ले लेते हैं, CH3COOH, ये हो गया एस्टिक अम्ल। और इसकी अब क्रिया हम कराएंगे किससे? एथिल अल्कोहल से, जैसा कि अभी हम लोगों ने प्राप्त किया था। ठीक, एथिल अल्कोहल, तो एक ही साथ हमें कई चीज़ें साथ में मिल जाती हैं। ठीक, तो ये हो गया। और इसकी अब क्रिया हम किससे करा देते हैं? सांद्र H2SO4, ठीक है ना, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में इसको क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो क्या बन जाएगा? एथिल एसीटेट, जैसा कि अभी आपने देखा ही था। तो क्या बन जाएगा? CH3COO C2S5। ठीक, ये हो गया। और साथ में क्या बन जाएगा? जल। तो ये देख लीजिए। ठीक, तो दो अभिक्रिया तो हमारे जो है एक अभिक्रिया तो हमारी कॉमन ही मिल गई। ठीक, ये आप एथिल अल्कोहल के लिए भी यूज़ कर सकते हो और एस्टिक अम्ल के लिए भी यूज़ कर सकते हो। ठीक, अब दूसरी अपक्रिया हम देख लेते हैं। तो दूसरी अपक्रिया में देखते हैं क्या होती है। तो दूसरी अपक्रिया में भी हम आपको इम्पॉर्टेंट जो है रिएक्शन ही बताएं, सोडियम कार्बोनेट के साथ अपक्रिया। ठीक, तो सोडियम कार्बोनेट के साथ अपक्रिया यहाँ लिख देते हैं, सोडियम कार्बोनेट के साथ अपक्रिया, कार्बोनेट के साथ अपक्रिया। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसकी अपक्रिया क्या होती है। तो चलिए ध्यान दीजिए। तो इसकी अपक्रिया हम करा रहे हैं, तो क्या हो गया? पहले हम एस्टिक अम्ल का सूत्र लिख लेते हैं, CH3COOS। ठीक, और फिर साथ में हम इसकी अपक्रिया किसे करा रहे हैं? सोडियम कार्बोनेट से। तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र हो गया Na2CO3। ठीक, अब इसके साथ जब इसकी अपक्रिया कराएंगे तो बनेगा क्या, ये देखते हैं। तो यहाँ बन जाता है क्या? यहाँ आपको बनेगा एसीटेट लवण बन जाएगा। ठीक, तो ये बन जाएगा CH3COO Na। ठीक, तो ये बन गया सोडियम एसीटेट है। और साथ में क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस क्या हो गया? H2O। ठीक, ये बन गया। ठीक, तो ये हो गया इसकी। अब ध्यान रखना रिएक्शन हमेशा बैलेंसिंग में होना चाहिए। तो जैसे यहाँ CH3, ठीक, और यहाँ सोडियम की संख्या 1 है, यहाँ 2 है, तो इसको 2 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, अब CH की संख्या यहाँ पे 2 हो गई, तो 2 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया। ठीक, तो अब ये संतुलित हो गया। तो याद रखना संतुलित समीकरण में आपको लिखना रहेगा। तो ये हो गया। तो ये हो गए दो रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। तो अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है वो ध्यान देते हैं। ठीक, तो चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से इन पे प्रैक्टिस कर लो। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं आगे की क्रिया क्या कह रही है। तो आई होप आपको दोनों रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गए हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित को समझाइए। ठीक, सबसे पहले हमें क्या करना है? द्वि अपघटन अपक्रिया के बारे में समझना है और उसके बाद उदासीनी अपक्रिया के बारे में समझना है। तो द्वि अपघटन अपक्रिया क्या होते हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं द्विघटन अपक्रिया। ठीक, इसको इधर कर देते हैं। आप ध्यान दीजिए द्वि अपघटन अपक्रिया। ठीक, तो अपघटन अपक्रिया क्या होती है इसको ध्यान दे लो। ठीक, तो इसको हम लोग क्या करते हैं? अंडरलाइन कर देते हैं, ये हो गया द्वि अपघटन अपक्रिया। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। तो द्वि अपघटन अपक्रिया क्या होती है पहले इसके बारे में जान लो। तो द्वि अपघटन अपक्रिया एक तरह की रासायनिक अपक्रिया है। ठीक, जिसमें दो अभिकारक धनात्मक और ऋणात्मक आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? द्वि अपघटन अपक्रिया। ठीक, तो ये हो गई द्वि अपघटन अपक्रिया की डेफिनेशन। ठीक, अब द्वि अपघटन अपक्रिया में देखिए इसकी जो रासायनिक समीकरण होती है वो क्या होती है? तो CaCl2, ठीक है ना, कैल्शियम क्लोराइड है, और Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है। तो जब CaCl2 को जो है Na2CO3 के साथ जो है अपक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है और फिर क्या बनता है? NaCl यानी कि लवण बन जाता है। ठीक, तो ऐसी अपक्रिया को हम क्या कहेंगे? द्वि अपघटन अपक्रिया। ठीक, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ध्यान दीजिए। ठीक, तो अगले अपक्रिया में देखो आपसे पूछा गया था, ध्यान दीजिएगा, उदासीनी अपक्रिया। अब उदासीनी अपक्रिया क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक, तो उदासीनी अपक्रिया ये देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है।
ठीक, ये हो गई उदासीनी अपक्रिया। ठीक, तो उदासीनी अपक्रिया क्या होती है? अम्ल और क्षार के बीच होने वाले रासायनिक अपक्रिया को उदासीनी अपक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब कोई अम्ल किसी क्षार के साथ अपक्रिया करता है तो उससे प्राप्त होने वाली जो क्रिया होती है, मतलब अम्ल और क्षार जब आपस में अपक्रिया करते हैं तो ऐसी अपक्रिया को हम क्या कहते हैं? उदासीनी अपक्रिया कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे दे दिया गया HCl क्या है? अम्ल है, और NaOH क्या हो गया? क्षार। तो HCl जब NaOH के साथ अपक्रिया करता है तो क्या बनाता है? NaCl, और प्लस में क्या निकलता है? H2। ठीक, तो ऐसी अपक्रिया को हम क्या कहते हैं? उदासीनी अपक्रिया। बस इतना आपको लिख देना है, आपको क्वेश्चन मतलब आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया है। अब हम चलते हैं अगले अपक्रिया की ओर। तो चलिए देखते हैं अगला कंडीशंस क्या कह रहा है। तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चंस आ गए हैं, अब इनमें से हम बारी बारी से सभी के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक, तो क्वेश्चंस में देखो पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक, तो हमें टिप्पणी लिखना है इसके, मतलब ज़्यादा बड़ा ना लिख के थोड़ा थोड़ा लिखना है। तो सबसे पहले हमें किसके बारे में लिखना है? पीएच मान के बारे में। ठीक, तो आइए देखते हैं पीएच मान क्या होता है और इसको हम कैसे जो है डिफाइन करेंगे। ठीक, तो पीएच मान के बारे में हमें बताना है। ठीक, तो आइए देखते हैं पीएच मान क्या होता है। ठीक, तो पीएच मान आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। ठीक, ये लिखा हुआ है पीएच मान, ऐसे हेडिंग डाल लेंगे। और इसके बाद अब पीएच मान है क्या, तो देखो क्या लिखा है, किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता बताने वाले पैमाने को पीएच मान कहते हैं। ठीक, तो कोई भी विलयन होता है उस विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता के गुण को बताने वाले पैमाने को ही हम क्या कहते हैं? पीएच मान। ठीक, अब पीएच मान जो होता है 0 से 14 के बीच में होता है। ठीक, अब कब कौन सी कंडीशंस होगी, तो अगर आपका जो पीएच मान है वो 7 के बराबर आ रहा है। ठीक, अगर आपकी पीएच वैल्यूज, ठीक, हाँ, तो ध्यान दीजिए, अगर पीएच मान, ठीक है ना, पीएच की वैल्यूज अगर 7 के इक्वल आ रहा है, ठीक, तो हमारा विलयन जो होगा वो कैसा होगा? उदासीन होगा, यानी उसकी जो है ना तो अम्लीय होगा और ना ही क्षारीय होगा। ठीक, अगर पीएच की वैल्यूज, ठीक है ना, अगर पीएच मान आपका जो है 7 से क्या होता है? छोटा होता है, तो विलयन क्या होगा? अम्लीय होगा। और अगर पीएच की वैल्यू जो है वो क्या है? 7 से ग्रेटर देन आ रही है, यानी कि 8, 9, 10 के कंडीशंस में आ रहा, तो याद रख लो उस विलयन का मान जो होगा वो कैसा होगा? क्षारीय होगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा पीएच मान। ठीक, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ध्यान दीजिए। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं ये ध्यान देते हैं। ठीक, तो अगला क्वेश्चन आ गया है ऑक्सीकरण अपक्रिया। अब चलिए देखते हैं ऑक्सीकरण अपक्रिया क्या होती है। तो ऑक्सीकरण अपक्रिया के बारे में समझ लेते हैं। ठीक, तो ऑक्सीकरण अपक्रिया ये देखिए यहाँ पे हेडिंग पड़ी हुई है। ठीक, अब हम लोग जानते हैं कि ये अपक्रिया क्या होती है। ठीक, तो ऑक्सीकरण अपक्रिया क्या होती है? किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोजन या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीकरण अपक्रिया में या तो हम ऑक्सीजन को जोड़ेंगे या हाइड्रोजन को हटाएंगे। ठीक, तो अगर ऐसी हम क्रिया करते हैं तो ऐसी अपक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। ठीक, तो ऑक्सीकरण अपक्रिया में यहाँ देखो दिया गया है CH3CH2, यानी क्या है? ये एथिल अल्कोहल है, और इसकी अपक्रिया किससे करा रहे हैं? ऑक्सीजन की, है ना, और किसके? KMNO के उपस्थिति में करा रहे हैं। तो क्या बन रहा है? CH3COOS, यानी कि किसका निर्माण हो रहा है? एसिटिक अम्ल का। ठीक, और इसमें क्या हो गया? जल निकल रहा है। ठीक, तो इस अपक्रिया को हम कौन सी अपक्रिया कहते हैं? ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। ठीक, तो ऐसी क्रियाएं हमारी क्या होती? ऑक्सीकरण अपक्रिया। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ठीक, अगला है दहन अपक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार आपको मिलेगी दहन अपक्रिया। ठीक, तो दहन अपक्रिया के बारे में जान लो कि दहन अपक्रिया क्या होती है। तो ये देखिए आ गई है दहन अपक्रिया। ठीक, तो दहन अपक्रिया क्या होती है? तो दहन का मतलब होता है जलना, आपको पता ही है। तो जिस
प्रक्रिया में कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है उसे हम क्या कहते हैं, दहन अपक्रिया कहते हैं। ठीक, जैसे मेथेन है, मेथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल का निर्माण होता है। ठीक, तो इस अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, दहन अपक्रिया कहते हैं। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, तो अब अगर हम इन पे ना लिख करके, तो अथवा में हमारा क्वेश्चन आया था कि ब्लीचिंग पाउडर का जल शोधन में उपयोग लिखिए। ठीक, यानी ब्लीचिंग पाउडर का हम जल शोधन में कैसे उपयोग कर सकते हैं उसके बारे में हमें लिखना है। ठीक, तो आइए देखते हैं जल शोधन में इसकी क्रिया कैसे करनी है। ठीक, ये देखिए, तो क्वेश्चंस आ गया है आपका। तो इसमें क्या लिखा है, ब्लीचिंग पाउडर का जल शोधन में उपयोग। ठीक, तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर का, तो सबसे पहले नंबर पे दिया गया, ब्लीचिंग पाउडर में मौजूद क्लोरीन पानी में पनपने वाले बैक्टीरिया और वायरस को खत्म कर देता है। ठीक, तो ब्लीचिंग पाउडर का काम क्या होता है कि पानी में जो भी बैक्टीरिया और वायरस होते हैं उनको खत्म करता है। दूसरा, पानी को कीटाणु रहित करने के लिए प्रति लीटर पानी में 4 से 5 मिलीग्राम ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करें, यानी कि हमें कितने पानी में कितना ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करना वो है। नेक्स्ट है, ब्लीचिंग पाउडर से पानी के उपचार को पूर्व क्लोरीनीकरण अथवा अतिक्लोरीनीकरण और डाइक्लोरीनीकरण और हाइपोक्लोरीनीकरण जैसे नामों से जाना जाता है। ठीक, तो ये होती हैं इसके कुछ उपयोग। ठीक ठीक, तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस की ओर। तो अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है ये ध्यान देते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं क्या आ गया। हाँ, अब देखिए इसमें क्या कह रहा, प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक, तो जिप्सम से हमें, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस से हमें जिप्सम प्राप्त करना है, इसका हमें रासायनिक समीकरण लिखना है। तो देखते हैं कैसे हमें इसको प्राप्त करना है। ठीक, तो नया पेज हम खोल लेते हैं और यहाँ पे आप देखिए कि इसका हम प्रयोग कैसे करते हैं। ठीक, तो पेज आपका आ गया है, आप ध्यान दीजिए इसमें हमें करना क्या है। ठीक, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला लिखेंगे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है CaSO4। ठीक, ये हो गया, और इसका होल ट्वाइस। ठीक, ये हो गया, और प्लस इसमें पानी भी रहता है H2O। ठीक, ये हो गया, और इसमें 3 अणु पानी के भी मिलाएंगे तो 3H2O, और इसको जब हम क्रिया कराएंगे, ठीक, तो इसमें क्या बन जाएगा, जिप्सम। ठीक, तो क्या हो जाएगा 2, ठीक, CaSO4 और प्लस इंटू हो जाएगा, ठीक, इंटू 2H2O। ठीक, और यही है जिप्सम। ठीक, इसी को क्या कहते हैं, जिप्सम। तो ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम। ये देखें। ठीक, तो इस तरह से इस अपक्रिया को हम पूर्ण कर लेंगे। तो ये हो गई आपकी पीओपी। ये क्या है, पीओपी हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्या बन गया, जिप्सम। ठीक, तो इस तरह से इस अपक्रिया को हम संपूर्ण कर लेंगे। ठीक, तो इसमें हमसे यही पूछा गया था, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पे ये हो गया। ठीक, प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो हमें केवल रासायनिक समीकरण लिखना है और कुछ नहीं करना। ठीक, आगे देखो अगले क्वेश्चंस में क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चंस को हम ध्यान देते हैं, संक्षारण को उदाहरण द्वारा समझाइए। अब हम संक्षारण के बारे में जान लेते हैं कि संक्षारण क्या होता है। ठीक, तो संक्षारण देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ये देखिए। ठीक, संक्षारण, तो संक्षारण होता क्या है, वह प्रक्रिया जिसमें धातुएं वायुमंडलीय गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन है, H2A आदि की उपस्थिति में इनके साथ क्रिया करके धातु की सतह पर यौगिक बना लेती हैं, संक्षारण कहलाती हैं। इस प्रक्रिया में धातुओं के ऑक्साइड, सल्फेट आदि में परिवर्तित हो जाते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग का
लगना। ठीक, ये इसका क्या हो गया, उदाहरण हो गया। तो हमारे क्वेश्चंस में यही कहा गया था कि उदाहरण देकर समझाइए, तो इस तरह से हम इसको जो है परिभाषित कर सकते हैं। ठीक, तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। अब देखिए, इसको हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करवा रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो आप लोग अच्छे से समझ लीजिए और वो कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चंस में क्या कहा गया है। तो बस इतना ही दिया गया है। ठीक, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा और वहाँ देखिए क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है। ठीक, तो भैया ध्यान दीजिए, अब अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ चुका है और इसमें क्या पूछ रहा है ये ध्यान। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, तो ध्यान दीजिए क्वेश्चंस में कह क्या रहा, निम्नलिखित यौगिकों के आयुपेशी नाम लिखिए। ठीक, तो हमें इन समीकरणों के आयुपेशी नाम लिखना है। ठीक, तो सबसे पहले नंबर पे हमें क्या दिया गया है, एसिटिलीन। तो हमें एसिटिलीन का आयुपेशी नाम बतानी है। ठीक, तो एसिटिलीन का आयुपेशी नाम क्या होता है आपको पता ही होगा, एसिटिलीन। ठीक है ना, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होती है एथाइन। ठीक, क्या हो जाएगी, एथाइन, एथाइन, ये हो गया इसका रासायनिक नाम। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है एस्टिक अम्ल। अब एस्टिक अम्ल का हमें रासायनिक नाम बताना है, तो एस्टिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या होगा, तो इसका रासायनिक नाम होता है क्या भैया, ध्यान दीजिए, तो इसका रासायनिक नाम होता है एथेनोइक अम्ल। ठीक, क्या होगा, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक एथेनोइक अम्ल, ये हो गया इसका आयुपेशी नाम। तो एस्टिक अम्ल को हम एथेनोइक अम्ल के नाम से जानेंगे और एसिटिलीन को एथाइन के नाम से जानेंगे। तो ये हो गए इसके आयुपेशी नाम। अब देखिए फिर से हमारा क्वेश्चन वही रिपीट हो गया है, एथेनॉल के दो रासायनिक अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक, तो यही क्वेश्चन अभी हमने फर्स्ट कंडीशंस में भी पढ़ा था। ये देखिए, एथेनॉल के दो रासायनिक गुणों के रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इसका देखो फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो मैंने कहा था ना कि ये हम ऐसे आपके क्वेश्चंस लेके आए हैं जो बार बार रिपीट होंगे। तो बी वाला ऑप्शन आगे बताया जा चुका है, तो आप लोग इसको देख लीजिए फिर से, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, फिर से आ गया आपका दहन अभिक्रिया को समझाइए। ठीक, दहन अभिक्रिया को समझाइए तथा इसके दो उदाहरण व रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक, तो इसके दो उदाहरण और रासायनिक समीकरण बतानी है। चलिए देखते हैं दहन अभिक्रिया होती क्या है। तो सबसे पहले हम दहन अभिक्रिया के बारे में जान लेते हैं कि दहन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं दहन अभिक्रिया क्या है। ध्यान दीजिए क्या लिखा, कार्बन के यौगिक संतृप्तता व असंतृप्तता के आधार पर दहन अभिक्रिया देते हैं। संतृप्त कार्बनिक यौगिक दहन किए जाने पर स्वच्छ ज्वाला के साथ जलते हैं तथा कार्बन निक्षेपित नहीं करते हैं, जबकि असंतृप्त कार्बनिक यौगिक धुएं के साथ पीली ज्वाला के साथ जलते हैं तथा कार्बन निक्षेपित करते हैं। कार्बनिक यौगिक की पूर्ण दहन के लिए ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता होनी चाहिए। जैसे घरों में उपयोग लाई जाने वाली एलपीजी और केरोसिन के स्टोव में वायु के लिए छिद्र होते हैं, जिनसे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन समृद्ध मिश्रण जलकर स्वच्छ नीली ज्वाला देता है। यदि कभी बर्तनों के तल काले होते हुए दिखाई देते हैं तो इसका अर्थ यह है कि स्टोव के कुछ वायु छिद्र बंद हैं और कार्बनिक यौगिक को अपूर्ण दहन हो रहा है। ठीक, तो ये है दहन अभिक्रिया। अब इसके बाद आपसे देखो इस क्वेश्चन में कह क्या रहा, इसके दो उदाहरण व रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक, तो उदाहरण के तौर पे मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया है। ठीक, कि एलपीजी और केरोसिन है। ठीक, तो ये हो गए। अब इसके हम रासायनिक समीकरण को जान लेते हैं। तो इसके रासायनिक समीकरण क्या होंगे उसके बारे में हम समझते हैं। ठीक, अब इसके हम रासायनिक समीकरणों को जान लेते हैं कि इसके रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। ठीक, तो क्या लिखेंगे, दहन अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण, अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण ये हो। ठीक, आइए समझ लेते हैं क्या होता है
तो इसका हम पहला समीकरण बताते हैं कि जो आपका एथेन होता है C2H5, ठीक, इसकी क्रिया हम किससे कराएंगे, ऑक्सीजन O2 से। तो क्या बन जाता है यहाँ पे, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक, प्लस क्या बनता है H2O, ठीक, और साथ में क्या निकलती है, ऊष्मा, ठीक, क्या निकलती है, ऊष्मा, और प्लस में क्या होता है, प्रकाश होती है, ठीक। तो आपको पता ही है कि जब किसी जो है अपक्रिया में कोई क्रिया संभव होती है तो उसमें ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होने की क्रिया ही आपकी क्या कहलाती है, दहन अपक्रिया, ठीक। अब इसकी बैलेंसिंग कर लो। तो बैलेंसिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि कार्बन की संख्या यहाँ पे 2 है। तो अब हाइड्रोजन यहाँ पे 5 है, ठीक, तो इसको हम क्या करते हैं, 3 से गुणा कर देते हैं। तो ये हो गया 3 दूना 6, ठीक, और 2 ये हो गए, तो 2 2 4 हो गया, और 3 दूना 6, ठीक, 3 ये हो गए, 3 दूना 6 और 2 दूना 4, 4 3 7, और ये कुछ ऊष्मा और प्रकाश में ख़त्म हो गए, ठीक है ना। इस तरह इसका हम संतुलित कर लेंगे। और साथ में अगला हो जाएगा आपका कंडीशन सेकेंड नंबर, ठीक। तो सेकेंड नंबर क्या हो गया, कार्बन प्लस O2, ठीक। जब इसकी अपक्रिया होती है तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या हो गया, ऊष्मा, और फिर साथ में क्या हो जाएगी, प्रकाश, ठीक, ये हो गई। तो इस तरह से इसकी अपक्रिया क्लियर हो जाती है, ठीक। ये हो गए इसके 2 रासायनिक समीकरण। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा, ध्यान दीजिए क्या हमें बताना है। तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है, सक्रियता श्रेणी को समझाइए तथा इसका एक उपयोग लिखिए, ठीक। तो सक्रियता श्रेणी क्या होती है, पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं और फिर इसका उपयोग क्या होता है वो भी जान लेते हैं, ठीक। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम सक्रियता श्रेणी के बारे में जान लेते हैं कि सक्रियता श्रेणी हम किसे कहते हैं, ठीक। तो ये हो गई आपकी सक्रियता श्रेणी। तो सक्रियता श्रेणी क्या होती है ये तो आपको पता ही हो गया है। तो चलिए देखिए क्या हो गया। तो सक्रियता श्रेणी क्या होती है, धातुओं का उनकी अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं, ठीक। तो अब जैसे अगर हम ये पूछे कि बताइए कि हमारी जो मतलब घटते और बढ़ते क्रम में इनकी सक्रियता क्या होती है, तो इसको हम समझ लेते हैं पहले, होता है, ठीक। जैसे जो होती है पोटेशियम, ठीक, के इसकी सक्रियता सबसे ज़्यादा होती है। फिर क्या होती है, इसके बाद हो जाता है सोडियम होती है, ठीक, Na हो गया। फिर इसके बाद क्या होगी, कैल्शियम, ठीक। फिर क्या हो जाएगी, इसके बाद मैग्नीशियम हो जाता है Mg, ठीक। और फिर इसके बाद क्या आएगी, इसके बाद हो गया एल्यूमिनियम हो गया, ठीक। फिर इससे कम किसकी होगी, तो इससे कम होती है जिंक की, ठीक। और फिर इसके बाद क्या हो जाएगी, फिर इसके बाद आपका हो गया आयरन हो गया Fe, ठीक, ये हो गई Fe। और फिर इससे कम किसकी होगी, तो Fe से कम होती है लेड की Pb, ठीक। और फिर इससे कम किसकी होगी, तो Pb से कम होती है H की हाइड्रोजन। और इससे कम किसकी होती है, तो इससे कम होती है कॉपर यानी कि Cu। और फिर इससे कम किसकी होती है, तो Cu से कम होती है Hg यानी कि मरकरी। और मरकरी से कम किसकी होती है, मरकरी से कम होती है चांदी यानी कि Ag। और सबसे कम किसकी होती है, तो वो होता है Au, ठीक। तो आप ध्यान रखना Au। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपसे सबसे ज़्यादा और सबसे कम पूछे तो याद रखना कि पोटेशियम की सक्रियता सबसे ज़्यादा होती है और गोल्ड की सबसे कम होती है, ठीक, ये ध्यान रखना। और इसके बाद अब हम इसके उपयोग के बारे में जान लेते हैं। तो उपयोग में क्या कह रहा है,
तो उपयोग हेडिंग पड़ी है। तो सबसे पहला जो उपयोग में दिया गया है, वैसे हमें कितने उपयोग बताने हैं वो आपको देखो क्वेश्चंस में बताया ही जा चुका है कि हमें इसके कितने उपयोग बताने हैं, एक उपयोग। बट हमने एक उपयोग ना लेकर के दो उपयोग के बारे में बता दिया, तो दो हमें आप जो भी याद करना चाहो याद कर सकते हो, ठीक। तो सबसे पहले नंबर पे हमने आपको बता रखा है विस्थापन अभिक्रियाओं की भविष्यवाणी, ठीक। यानी कि सक्रियता श्रेणी जो होती है विस्थापन अभिक्रियाओं को बताती है। तो सक्रियता श्रेणी हमें बताती है कि कौन सी धातु दूसरी धातु को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर सकती है, ठीक। जैसे उदाहरण के तौर पे हमने लिया है कॉपर सल्फेट लिया है, ठीक। तो कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर हम जिंक को डालते हैं तो जिंक कॉपर को विस्थापित कर देता है, क्योंकि जिंक की सक्रियता श्रेणी में कॉपर से ऊपर आता है, ठीक। तो अगर हम कॉपर और जिंक की बात करें तो इसमें जिंक जो होती है, ये देखिए जिंक यहाँ पे है और कॉपर यहाँ पे है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम सक्रियता श्रेणी में देखें तो जिंक जो है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, मतलब इसकी अभिक्रियाशीलता जो होती है कॉपर की अपेक्षा ज़्यादा होती है, इसीलिए जिंक कॉपर को विस्थापित कर देता है, ठीक। तो यही लिखा है क्योंकि जिंक सक्रियता श्रेणी में कॉपर से ऊपर आता है। तो सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे लिख रखा, अगर आप ऐसे देखना चाहो तो यहाँ से भी ये जिंक है, ठीक, जिंक ये है, ठीक। तो ये हो गई। आगे देखो इसके उपयोग में दूसरा उपयोग भी देख लो। दूसरा उपयोग में मैंने ये बता रखा है धातुओं की प्रतिक्रियाशीलता का निर्धारण, ठीक। तो सक्रियता श्रेणी से हम धातुओं की पानी और अम्लों के प्रति प्रतिक्रियाशीलता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे कि ऊपर स्थित धातुएं जैसे सोडियम पोटेशियम पानी के साथ तेज़ी से प्रतिक्रिया करती हैं, जबकि नीचे की स्थित वस्तुएं जैसे सोना और चांदी जो होती हैं प्रतिक्रिया नहीं करती हैं, ठीक। तो ये हो गई इसकी उपयोगिताएं, ठीक। तो इस तरह से हम इसका आंसर देंगे। तो ये हो गए, तो सारे क्वेश्चंस का जवाब यहाँ पे हो गया है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा, ध्यान दीजिए। तो अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ चुका है। अब देखते हैं इस क्वेश्चंस में हमसे क्या क्या पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमसे पूछा गया विद्युत रासायनिक श्रेणी के किन्हीं दो गुणों का उल्लेख कीजिए, ठीक। तो सबसे पहले हम विद्युत रासायनिक श्रेणी के दो गुणों के बारे में जान लेते हैं कि इसके गुण क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी के गुण क्या हैं, ठीक। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी के दो गुण, ठीक। तो पहला चीज़ ये है कि रेडॉक्स अभिक्रिया की भविष्यवाणी, ठीक। यानी कि विद्युत रासायनिक श्रेणी जो होती है रेडॉक्स अभिक्रियाओं के बारे में बताती है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिया गया है विद्युत रासायनिक श्रेणी की मदद से रेडॉक्स यानी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया की दिशा की भविष्यवाणी की जा सकती है, ठीक। तो हम विद्युत रासायनिक श्रेणी द्वारा रेडॉक्स अभिक्रियाओं की अभिक्रिया की दिशा को बता सकते हैं, ठीक। दूसरा उपयोग है धातु कर्म प्रक्रियाओं में उपयोग, यानी कि विद्युत रासायनिक श्रेणी का धातु कर्म के प्रक्रिया में भी उपयोग किया जाता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी का इस्तेमाल धातु कर्म में भी होता है। उदाहरण के लिए देखो दिया गया है किसी धातु को उसकी अयस्कों से उच्चतर श्रृंखला में स्थित धातु द्वारा अपचयन की प्रक्रिया में निकाला जा सकता है। तो ये हो गए विद्युत रासायनिक श्रेणी के उपयोग, ठीक। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखो बी पार्ट में क्या बताया जा रहा है कि सोडियम जिसका परमाणु क्रमांक 11 है और क्लोरीन जिसका परमाणु क्रमांक 17 है से संयोग से Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव का बनना कैसे बनते हैं, इनको हमें समझाना है। तो देखिए ये यहाँ पे दिया गया है। जैसे सोडियम होता है तो सोडियम परमाणु में एक संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होता है, यानी ये देखिए, ठीक। तो यहाँ पे जो सहसंयोजी बंध बनाते हैं तो सहसंयोजी बंध बनाने वाला एक इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि क्लोरीन में 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 287 होता है, ठीक। तो ये क्या कहता है कि जो आपका सोडियम होता है, यहाँ पे देखो मैंने पूरा लिख रखा है कि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर Na पॉजिटिव धनायन बनाता है और क्लोरीन सोडियम परमाणु द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके Cl2 नेगेटिव ऋणायन बनाता है। इस प्रकार NaCl का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये NaCl है, ये पॉजिटिव, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसमें निकल कर क्लोरीन में आता है, तो इसका अष्टक पूर्ण हो जाता है। तो इस तरह से Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव का निर्माण होता है, ठीक।
तो इसका हमें आंसर इस तरह से लिख देना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। ठीक, अब देखिए फिर से आ गया, टिप्पणी लिखना है किस पे, उदासीनी अपक्रिया। तो भैया उदासीनी अपक्रिया देखो बार बार पूछी जा रही है। चलिए बट उदासीनी अपक्रिया क्या होती है तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो जब अम्ल किसी क्षार से क्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है, इसे उदासीनी अपक्रिया कहते हैं। ठीक, जैसे NaOH है, ये HCl के साथ अपक्रिया करके NaCl प्लस जल बना रहा है, लवण और जल का निर्माण करता है। यहाँ पे देखो क्षार है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और अम्ल हो गया HNO3, तो ये क्या बना रहा है, लवण में बना रहा KNO3 और साथ में किसका निर्माण कर रहा है, जल। ठीक, तो ऐसी अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनी अपक्रिया कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है अपचयन अपक्रिया। तो अपचयन अपक्रिया क्या होती है, इसके बारे में भी आगे हम बता चुके हैं। ठीक, तो फिर से देख लो अपचयन अपक्रिया क्या होती है। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन अलग होती है और हाइड्रोजन जुड़ती है उसे हम अपचयन अपक्रिया कहते हैं। तो देख लो फिर से हमारा वही कंडीशंस आ गया, आगे भी जान चुके हो फिर से आ गया। ठीक, तो जिंक ZnO है और प्लस CO है। ठीक, तो यहाँ से क्या हो रहा कि ऑक्सीजन क्या हो रही है, अलग हो जाती है। तो यहाँ जिंक से ऑक्सीजन क्या हो गई, अलग हो गई। तो ये घटना हमारी क्या हो गई, अपचयन अपक्रिया। ठीक, जैसे यहाँ पे हो गया, यहाँ पे Cl2 है प्लस H2 है ना, तो ये क्या हो गई, जुड़ करके Cl का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि ऑक्सीजन क्या हुआ, अलग हो गया, और यहाँ पे हमने देखा कि हाइड्रोजन जो है वो क्या हो गया, जुड़ गया। ठीक, तो जिन अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन अलग होती है और हाइड्रोजन जुड़ती है तो ऐसी अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, अपचयन अपक्रिया कहते हैं। ठीक, तो ये हो गए हमारे क्वेश्चंस के आंसर। ठीक, तो ये हो गया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस की साइड में। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ध्यान दीजिए। ठीक, तो अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ चुका है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों के आयुपेशी नाम लिखिए। ठीक, तो मेरे ख्याल से बहुत ही इजी आयुपेशी नाम है, इसको आप आराम से बता सकते हो, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। ठीक, तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप अंकन कर लो। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आपका फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया, यानी कार्बन की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक, और हमारा ब्रोमीन जो है सबसे स्टार्ट में ही जुड़ा है। तो आपको बताया गया कि आयुपेशी नाम करते समय सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे क्रियात्मक समूह होते हैं उनका नाम हम पहले लिखते हैं। तो यहाँ ब्रोमो जो है क्रियात्मक समूह है, तो पहले हम इसके बारे में लिखेंगे। तो इसकी जो आयुपेशी नाम होगी वो क्या होगी, 1, और ऐसे लगाएंगे और लिखेंगे ब्रोमो। ठीक, 1 ब्रोमो, ये हो गया ब्रोमो। ठीक, और साथ में क्या है, कितने कार्बन है, 3। तो 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रोपेन, और सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो इसमें N जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक, क्या लिखोगे, 1 ब्रोमो प्रोपेन, ये हो गया इसका नाम। ठीक, सेकंड हमारा जो दिया गया है इसके बारे में जान लो। ठीक, तो इसमें कौन सा समूह लगा हुआ, कार्बोक्सिलिक समूह लगा हुआ है। ठीक है ना, और कितने कार्बन है, 3 है। ठीक, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसका नाम क्या होगा, तो ये किसको, ओइक अम्ल यानी कि सिंगल बॉन्ड COOH को प्रेजेंट कर रहा, तो ये कौन सा होता है, कार्बोक्सिलिक समूह, और कार्बोक्सिलिक समूह में ओइक अम्ल जोड़ा जाता है। ठीक, तो देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, तो कितने कार्बन हैं, 1 2 3। ठीक, तो क्या लिखेंगे इसे, प्रोपेनोइक अम्ल। क्या नाम होगा इसका, प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक, अम्ल, ये हो गया इसका आयुपेशी नाम। ठीक, अब आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है संयोजन अपक्रिया का एक उदाहरण लिखिए, वो भी केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। ठीक, तो संयोजन अपक्रिया देखते हैं क्या होती है संयोजन अपक्रिया, और इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। ठीक, तो संयोजन अपक्रिया या योगात्मक अपक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो क्या लिखा, वे अपक्रियाएं जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके केवल एक उत्पाद बनाते हैं उन्हें हम योगात्मक अथवा संयोजन अपक्रिया कहते हैं। ठीक, वैसे क्वेश्चंस में हमसे केवल ये पूछा गया है
कि संयोजन अपक्रिया का एक उदाहरण, वो भी केवल रासायनिक समीकरण। तो आपको इसमें डेफिनेशन नहीं लिखना, केवल उदाहरण बतानी है और वो भी रासायनिक समीकरण। तो क्या लिखा है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड की जब जल से अपक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। ठीक, और अगर हम कार्बन की अपक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊष्मा का निर्माण होता है। ठीक है ना। तो हमें एक ही रिएक्शन लिखना है, तो एक रिएक्शन आप चाहे फर्स्ट लिख देना चाहे सेकंड लिख देना, कोई भी लिख सकते हो। ठीक है ना। तो इस तरह से इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक, आगे देखो क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। आगे लिखा है संतुलित समीकरण लिखिए। ठीक, अब ये जो समीकरण दिया है, इस समीकरण को हमें संतुलित करना है। ठीक, और संतुलित करके इसके बारे में लिखना है। तो चलिए देखते हैं कि हमारी जो संतुलित समीकरण होती है वो क्या होती है और इसको हम कैसे, तो इसको हम पहले केमिकल फार्मूले के रूप में लिखेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसको हम रासायनिक समीकरण के रूप में लिखते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसका रासायनिक समीकरण क्या होता है। ठीक, तो नया पेज हो गया। तो पहले हमें क्या बताना है, बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2, ये हो गया इसका फार्मूला, किसका, बेरियम क्लोराइड का। ठीक, प्लस क्या लिखा हुआ है, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट यानी कि Al2 और ये हो जाएगा SO4। ठीक, एल्यूमिनियम सल्फेट और इसका क्या हो गया, होल थ्राइस। ठीक, और फिर एरो बनाएंगे, ये हो गया। और साथ में क्या हो गया, क्या बन रहा भैया, बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट, अब इसको हम दूसरे से लिख देते हैं। तो बेरियम सल्फेट यानी कि Ba और फिर क्या हो जाएगा, बेरियम सल्फेट है ना, तो SO4। ठीक, ये हो गया। और प्लस क्या लिखा हुआ है भैया, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र हो गया, क्या होता है, AlCl3, AlCl3, ये हो गया। ठीक, तो ये समीकरण दिया है, इसे हमें क्या करना है, संतुलित करना है। तो जैसे यहाँ पे देखो, अगर हम देखें तो यहाँ पे Cl2 है और यहाँ पे Cl2 3 है। ठीक, तो इसे हमें क्या करना है भाई, संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको इक्वल करते हैं। तो पहले इस चिन्ह को हटा देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ सल्फेट की संख्या 3 है, यहाँ सल्फेट 1 है। तो सबसे पहले आप क्या कर दो कि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ये देखिए 3 से मल्टीप्लाई, ये हो गया। अब यहाँ बेरियम की संख्या 3 हो गई, तो 3 से इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक, ये हो गया। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अब यहाँ एल्यूमिनियम के 2 अणु हो गए। देखो सल्फेट 3 यहाँ पे हैं, तो सल्फेट 3 यहाँ पे भी हो गए। बेरियम की संख्या ये भी 3 हो गए। ठीक, अब यहाँ पे देखो 3 दूना 6 क्लोरीन हो गया और Al2, तो 2 से इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, अब आप देख लीजिए इसके सारे वैल्यूज जो हैं वो समान हो गए। ठीक है ना। तो इस तरह से इस समीकरण को हमें क्या कर देना है, संतुलित कर देना है। ठीक, तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस भी समझ में आ गया है। ठीक, तो इसमें हमें केवल संतुलित करना था, ये संतुलित हो चुका है। ठीक, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ध्यान दीजिए। ठीक, तो अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये ध्यान दीजिए। देखो इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। अभी अभी हम लोग लिख चुके हैं इसका। तो सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो क्या होता है, Na से दिखाते हैं और इसका 11 होता है। ठीक, तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, 2, 8, 1, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक, और दूसरा हमारा क्या है, क्लोरीन। तो Cl2 और Cl का हमारा जो होता है 17 होता है। तो क्लोरीन का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखेंगे, तो इसका हो जाएगा 2, 8 और क्या हो गया, 7 हो जाएगा। ठीक, तो इसमें केवल यही कहा गया निम्नलिखित तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो क्लोरीन और सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो गए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन में हमारे क्या कह रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, क्या कहा गया, निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। ठीक, तो ये समीकरण लिखे हुए हैं, इन्हें हमें क्या करना है, संतुलित करना है। तो
मेरे ख्याल से कर सकते हो। आइए देखते हैं कैसे हमें करना है इन समीकरणों को संतुलित। तो इन समीकरणों को हमें संतुलित करना है, जिसमें देखो पहला दिया है Fe, फिर है H2O, फिर है Fe3O4 और फिर है S। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसे हमें कैसे संतुलित करना है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से, तो सबसे पहले हम इस रिएक्शन को लिख लिए हैं, ये देखिए यहाँ पे। ठीक, अब इसका हम कलर चेंज करके, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या दिया है Fe है, यहाँ पे Fe की संख्या 3 है। ठीक, यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 4 ही है और 1 मिला के 5 हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 1 है। ठीक, तो इसको हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो Fe, तो सबसे पहले 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, और 4 1 5, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया 5 ऑक्सीजन हो गए। अब 1 मिनट, अभी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो 3 से ये मल्टीप्लाई हो गया है और यहाँ पे हम क्या करते हैं, Fe हो गया, 4 इधर हो गए। ठीक, 4 ये है और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या है। ठीक, H2O, तो H2O है। ये मुझे रिएक्शन थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है, 1 मिनट फिर से मैच कर लेते हैं। तो लिखने में मैंने शायद गलती कर दी है, Fe3O H2O है। यहाँ पे थोड़ा सा राइटिंग करने में मिस्टेक कर दिया था मैंने, तो चलिए इसको हटा देते हैं हम। तो ये 0 नहीं रहे, O नहीं है। ठीक, यहाँ पे H2O, तो इसको इरेज कर देते हैं, ये हो गया। वही तो कह रहे हैं कैसे संतुलित नहीं हो रहा, तो ये हट गया। अब हाँ, अब सही हो गया। तो अब यहाँ पे देखो, तो ये हो गया है, तो ये 3 हो गया। अब यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 4 है, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, ये हो गया, तो 4 ऑक्सीजन हो गए, बट ऑक्सीजन हाइड्रोजन की संख्या हो गया 4 दूनी 8। तो यहाँ पे हमारे 2 ही हैं, तो इसको भी हम 4 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये देखिए संतुलित हो गया। ठीक, इसी तरह यहाँ पे है C6H12O6 है। तो यहाँ पे हमारी जो क्रियाएं हैं, तो देखो यहाँ C6 है ना, H12, यहाँ H की संख्या 2 है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6 दूनी 12, 12 इधर, इसकी संख्या हो गई बराबर। अब ऑक्सीजन यहाँ 6 और 2 मिला के 8 हो गए, 6 यहाँ 2 यहाँ, 8 यहाँ भी है। बट यहाँ पे देखो कार्बन की संख्या 6 है और यहाँ कार्बन की संख्या 1 है, तो 6 से इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया। तो 6 दूनी 12 और 12 और 6 कितना हो गया, 12 6 18 हो गया। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 दूनी 12, 12 6 18 हो गए बराबर। ठीक, तो इस तरह से हमें समीकरण को संतुलित कर लेना है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो ध्यान देते हैं। तो यहाँ के सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं, अब हम अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है वो ध्यान देते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक, जिसमें पहला है अम्लीय वर्षा। तो अम्लीय वर्षा क्या होती है, आइए जानते हैं अम्लीय वर्षा के बारे में। तो अम्लीय वर्षा क्या है, कारखानों तथा वाहनों से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसें वायुमंडल की नमी से मिलकर क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल तथा कार्बोनिक अम्ल बनाती हैं। वर्षा जल के साथ ये अम्ल पृथ्वी पर आ जाते हैं, इसलिए इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। ठीक, यह फसलों, जंतुओं तथा भवनों के लिए हानिकारक होती है। अम्लीय वर्षा के प्रभाव के कारण ही ताजमहल का संगमरमर पीला तथा क्षीण होता जा रहा है। ठीक, तो ये है, तो कहने का मतलब ये है कि जो कारखाने और वाहन होते हैं, कारखानों और वाहनों से निकलने वाले जितने भी आपकी जो है अम्ल होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी क्या होते हैं, वायुमंडल के साथ मिल करके सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल बनाते हैं। ठीक, और ये सब बरसात के जल के साथ नीचे पृथ्वी पे आ जाते हैं, और जिसके कारण ये जो भी चीज़ें होते हैं, वस्तुओं, फसलों और जंतुओं को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक, तो ये होती है अम्लीय वर्षा। ठीक, आगे देखिए क्या कह रहा है। तो अम्लीय वर्षा समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगले क्वेश्चंस में क्या बताया गया, तन्यता एवं आघातवर्धीयता। तो तन्यता, वैसे तन्यता का मतलब होता है तन्य, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे समझ लीजिए तन्यता क्या होती है। ठीक,
तो बहुत ही सिंपल है, धातुओं का वह गुण जिससे उसको खींचकर बिना टूटे पतले पतले तारों में बदला जा सके तन्यता कहलाती है। जैसे इस्पात, तांबा, चांदी, सोना आदि एक अच्छे तन्य धातुओं में प्लास्टिक एवं सामर्थ दोनों के गुण विद्यमान होते हैं। ठीक, तो ऐसे जो है धातुओं को हम क्या कहते हैं, तन्यता। ठीक, मतलब जिनको हम चाहे जितना जो है खींचे वो टूटे ना और पतले पतले तारों के रूप में बदल जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आघात वधनीयता। तो आघात वधनीयता क्या होती है, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर सीट में परिवर्तित किया जाता है, आघात वधनीयता कहलाते हैं। इस गुण के कारण ही चांदी के वर्क बनाकर उनको उपयोग मिठाइयों में सजाने के लिए किया जाता है। ठीक, तो ये हो गए आघात वर्धनीयता। और क्या पूछा गया भाई, नेक्स्ट है मिसेल। ठीक, तो मिसेल क्या होते हैं, अब जान लेते हैं मिसेल के बारे में। ठीक, तो मिसेल ये हो गया, तो साबुन को जल में घोलने पर साबुन के कण परस्पर एकत्र होकर गुच्छों का रूप धारण कर लेते हैं, जिन्हें लंबी कार्यन म्यूखला वाली भाग आंतरिक हिस्से में होता है और आयनिक भाग सतह पर होता है। इस संरचना को मिसेल कहते हैं। ठीक, साबुन के अणु के दो मुख्य भाग हैं, एक जल रागी और दूसरा जल विरागी भाग। कार्बन श्रृंखला वाला भाग जल विरागी होता है और आयनिक भाग जिसमें सोडियम और पोटेशियम परमाणु होते हैं वो जल रागी होता है। यह जब पानी जैसे ध्रुवीय विलायक में डाले जाते हैं तब अपने आवेशित भाग के कारण जलागी भाग बाहर यानी जल की ओर होता है और इस प्रकार मिसेल बनते हैं। एथेनॉल का अध्रुवीय विलायक है, इसमें जल रागी भाग के लिए आकर्षण भी नहीं होता, अतः एथेनॉल में साबुन घोलने पर मिसेल नहीं बनते हैं। ठीक है ना, तो यह है मिसेल की क्रिया। तो इस तरह से हम इसके बारे में टिप्पणी लिख देंगे। ठीक, अगला क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है, तो ये हो गए। अब इसके बाद आपसे अथवा में देखो फिर से आ गया, संक्षारण से आप क्या समझते हैं, इसके सुरक्षा के दो उपाय लिखिए। तो संक्षारण हमारा फिर से रिपीट हो गया है, तो फिर से संक्षारण के बारे में बता देना है आपको। तो ये देखिए संक्षारण, इस बार थोड़ा सा दूसरे रूप में हमने मतलब संक्षारण के बारे में बताया गया। धातुएं, नमी, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर है ना, SO2, NO2, H2S आदि गैसों से क्रिया कर अवांछनीय यौगिक परत बना लेती हैं जिसमें धातुओं की सतह खराब हो जाती है। इस क्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, तांबे के बर्तन नीले हरे होना, सोने चांदी के गहने काले हो जाना, ये सब क्या होते हैं, संक्षारण के कारण ही होता है। अब संक्षारण की क्रियाविधि क्या होती है ना, तो ये सब चीज़ें इसमें लिख दिया गया है। ठीक है ना, संक्षारण की क्रियाविधि, सर्वाधिक प्रचलित विद्युत रासायनिक क्रियाविधि के अनुसार संक्षारण एक विद्युत रासायनिक क्रिया है। अशुद्ध लोहे में अनेक गैल्वेनिक सेल बने जाते हैं। लोहे में जंग लगने में शुद्ध लोहे एनोड व अशुद्ध भाग कैथोड की तरह कार्य करते हैं। घुली हुई ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड युक्त नमी की पतली परत विद्युत अपघट्य के विलयन का कार्य करती है। ठीक है ना, और आगे इनको रोकने के उपाय क्या हैं, संक्षारण को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जैसे इसमें क्या क्या पूछा गया है ये देख लेते हैं पहले। ठीक, इसके सुरक्षा के दो उपाय। ठीक, तो रोकने के उपाय भाई पूछा गया है तो हम लोग जान लेते हैं। तो रोकने के उपाय क्या है, रोधी रक्षण, यानी कि धातुओं की सतह पे हम रोधी परत चढ़ा करके संक्षारण क्रिया को रोका जा सकता है। जैसे जंग लगती है तो जंग लगने के लिए हम क्या करते हैं, लोहे की वस्तुओं पे तेल या ग्रीस लगा करके, ठीक है ना, पेंट या वार्निश करके, विद्युत लेप करके, बलिदानी उत्सर्जन रक्षण करके, ठीक है ना, विद्युत रक्षण हो गया। ठीक, जैसे तेल या ग्रीस, धातुओं की सतह पर तेल या ग्रीस की पतली परत चढ़ा दी जाती है ना, धातुओं की सतह पे पेंट वार्निश रोधी परत चढ़ा दी जाती है, धातुओं की सतह पे लेपन, है ना, तो इन सभी के द्वारा हम जो है संक्षारण को रोक सकते हैं। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा है ये ध्यान देते हैं। ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। ठीक, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होता है, तो चलिए ध्यान देते हैं। ठीक, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक,
तो जो लोग पढ़े हैं उनको तो याद ही होगा, है ना। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होती है? वह अपक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। यानी ऐसी अपक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। और जिसमें ऊष्मा क्या होती है? शोषित होती है, उसमें हम ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। ठीक, तो यहाँ होगा ऊष्मा शोषी अपक्रिया, सेपी लिखा है। ठीक, ऊष्मा शोषी अपक्रिया तो क्या है? जैसे नाइट्रोजन होता है, इसमें H2 यानी हाइड्रोजन, तो इनसे क्या होती है? रिवर्सिबल अपक्रिया, यानी कि एक बार, है ना, ये ऐसे ये क्रियाएं होती हैं तो क्या बनता है? NH3 और साथ में क्या निकलती है? ऊष्मा। तो N2 की H2 से क्रिया होने पर NH3 बनती है और ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक, तो ये होती है आपकी ऊष्मा शोषी अपक्रिया, सॉरी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। और ऊष्मा शोषी अपक्रिया वह अपक्रिया जिसमें ऊष्मा शोषित होती है ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहलाती है। जैसे N2O2, तो इससे क्या बनता है? NO, और साथ में माइनस ऊष्मा लगा, तो जिसके साथ माइनस लगा उसका मतलब क्या हो गया? कि उसमें ऊष्मा का शोषण हो रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे माइनस लगा, इसका मतलब क्या हो गया? इसमें ऊष्मा शोषित होती है। तो ये देखो यहाँ पे हमने इसको लिख ही दिया है, N2O2 की क्रिया होने पर NO बनती परंतु ऊष्मा देनी पड़ती है, तभी ये क्रिया संभव होती है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। ठीक, तो ये हो गए ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी अपक्रिया। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा, ध्यान दीजिए। ठीक, अब यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छे जो है वो दे दिए गए हैं। तो इसमें पूछ क्या रहा? निम्नलिखित अपक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। ठीक, तो क्या लिखा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अब इसको हमें क्या करना है? संतुलित करना है। साथ में क्या लिखा है? बेरियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक, तो शायद ये क्वेश्चन हम आगे कर चुके हैं, चलिए हम लोग फिर से कर लेते हैं सारी चीज़ें। ठीक, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है ना। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको हमें सॉल्व करना है। तो नया पेज लाते हैं, ये आ गया। ठीक, अब इसमें हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो पहला रिएक्शन हम करने जा रहे हैं। ये देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस। ठीक, प्लस इसकी अब क्रिया हम किससे करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड से, यानी कि CO2 से। ठीक, और इसकी जो है इसे हमें क्या करना है भाई? संतुलित उसमें लिखना है। तो ये हो गया, और फिर क्या बन रहा है इसमें? तो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हो रहा है। ठीक, तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3। ठीक, और प्लस क्या बन रहा है भाई? प्लस जल, तो प्लस का जल यानी कि H2O, ये हो गया। ठीक, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारी सारी वैल्यूज संतुलित है या नहीं। ठीक, तो चलिए देखिए, Ca की संख्या 1 है, Ca की संख्या 1 है, CO2 C की संख्या 1, O 2 2 4 3 1 4 और H की संख्या 2। तो भैया ये समीकरण तो हमारी संतुलित है, इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, इसके बाद सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर में क्या दिया गया है? बेरियम क्लोराइड। ठीक, तो बेरियम क्लोराइड, तो इसका हम लोग सूत्र लिख देते हैं बेरियम क्लोराइड का। तो बेरियम क्लोराइड यानी कि हो गया BaCl2। ठीक, प्लस फिर क्या है इसमें भाई? फिर है पोटेशियम सल्फेट। तो पोटेशियम सल्फेट का फार्मूला हो गया भाई K2SO4। तो ये हो गया K2SO4, और फिर एरो क्या बन रहा है भाई? तो इसमें बन रहा है बेरियम सल्फेट। ठीक है ना, तो बेरियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है? BaSO4। ठीक, ये हो गया, और प्लस क्या बन रहा है? प्लस बन रहा है पोटेशियम क्लोराइड। ठीक, तो पोटेशियम क्लोराइड यानी कि
Cl, ये बन गया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्या ये समीकरण संतुलित है? तो नहीं, ये समीकरण संतुलित नहीं है, क्योंकि यहाँ K की संख्या 2 है, यहाँ K की संख्या 1 है। ठीक, Cl की संख्या भी यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। ठीक, और Ba की संख्या 1, ये तो हमारी बराबर है, और सल्फेट भी हमारी सेम ही है। तो कुछ नहीं करना आपको, बस थोड़ा सा यहाँ पे क्या करना है कि हमें इस वाले कंडीशंस को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ये। ठीक, तो K की संख्या 2, 2 इधर, Cl2 ये, तो ये रिएक्शन हो गया हमारा संतुलित। ठीक, अब आते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड वाला नंबर क्या कह रहा? तो थर्ड नंबर पे हम देख लेते हैं थर्ड। तो तीसरा रिएक्शन आ रहा है, ये ध्यान दीजिए। ठीक, तो तीसरे में क्या दे रहे हैं ये देखते हैं। तो इस बार है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाना है हमें। तो जिंक का फार्मूला होता है Zn प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4, तो H2SO4। ठीक, और इसको जब हम मिलाएंगे, है ना, क्रिया करते हैं, तो क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट, ZnSO4। ठीक, ये हो जाएगा, और प्लस क्या बन रहा है भैया? H2, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। ठीक, तो ये हो गया, ये हो गया इसका रिएक्शन। अब देखते हैं इसमें संतुलित करने के लिए हमें क्या क्या मिक्स करना पड़ेगा। ठीक, तो जिंक है ना, तो जेड की संख्या इधर, तो ये भी समीकरण हमारी संतुलित है, इसमें भी हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं फोर्थ नंबर। ठीक, तो फोर्थ नंबर में क्या लिखा है ये देखते हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट। ठीक, तो सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3, AgNO3। ठीक, ये हो गया, प्लस इसके बाद क्या करना है हमें? आगे क्या दिया गया है इसमें? जिंक क्लोराइड। ठीक, तो जिंक क्लोराइड है, तो जिंक क्लोराइड का सूत्र लिख देते हैं। तो ZnCl। ठीक, ये हो जाएगा, और फिर क्या हो गया है भाई? फिर बन रहा सिल्वर क्लोराइड। ठीक है ना, तो सिल्वर क्लोराइड यानी इक्वल टू सिल्वर क्लोराइड। ठीक, तो क्या हो जाएगा? AgCl। तो ये हो गया AgCl। ठीक, ये हो गया, और फिर क्या बन रहा है भाई? प्लस जिंक नाइट्रेट। तो अगला हमारा हो गया प्लस जिंक नाइट्रेट। ठीक, तो चलिए जिंक नाइट्रेट यानी कि क्या हो जाएगा? ZnNO3। ठीक, अब देखते हैं इसमें हमारा क्या क्या चीज़ है जो संतुलित नहीं है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो मेरे ख्याल से ये भी संतुलित है। तो ये भी समीकरण हमें संतुलित ही दिख रहा है। ठीक है ना, तो इसमें भी कोई चीज़ है जो कि इक्वल नहीं, AgCl इधर भी है ना, ये भी संख्या है, तो ये भी समीकरण संतुलित है, इसमें भी हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ठीक, तो इस तरह से हमें इस समीकरण को लिखना था, ये हो गया। ठीक, तो ये बन गया आपका। तो ये आपके समीकरण संतुलित ही थे, केवल एक समीकरण था जो कि असंतुलित था। ठीक, तो ये अब फ्री के ही नंबर होते हैं, तो आराम से इनका हम सल्यूशन कर सकते हैं। ठीक, चलो चलते हैं आगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो सारे रिएक्शन इसमें कंप्लीट हो गए हैं, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है? निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक, तो इसके लिए हमें संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। तो क्या होता है जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है? ठीक, और फिर दिया गया एथेनोइक अम्ल की सोडियम कार्बोनेट से अपक्रिया, फिर है जिंक की सिल्वर नाइट्रेट से अपक्रिया, और फिर है सोडियम सल्फेट विलयन की बेरियम क्लोराइड विलयन से अपक्रिया। तो इनकी हमें रासायनिक समीकरण लेना है। ठीक है ना भैया, तो चलिए देखते हैं कैसे हमें करना है। ठीक, तो
तो चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का सल्यूशन। ठीक, तो आ जाइए। तो पहला रिएक्शन हम लिखने जा रहे हैं। ठीक, ये ध्यान दीजिए। तो क्या लिखा हुआ है, लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं। ठीक, तो लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं, आइए देखते हैं। ठीक, तो इसका हो जाएगा Pb और ये हो जाएगा आपका NO3 का होल ट्वाइस, NO3 का होल ट्वाइस। ठीक, और इसको क्या किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है। तो डेल का चिन्ह बना दो, ये हो गया। तो क्या बन रहा है यहाँ पे, तो ध्यान देना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक, तो संतुलित रिएक्शन समीकरण हमें बताना है, तो ये हो जाएगा 2PbO, ठीक, प्लस 4, आगे हो गया आपका NO2 NO2, ठीक, और फिर है प्लस O2। ये हो गया हमारा पहला रिएक्शन। ठीक, इसके बाद दूसरा देखते हैं। दूसरे रिएक्शन में क्या कहा जा रहा है, तो दूसरे रिएक्शन में बताया गया है एथेनोइक अम्ल की सोडियम कार्बोनेट से अपक्रिया। तो एथेनोइक अम्ल, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा एथेनोइक अम्ल यानी 2CH3COOH, ठीक, प्लस इसकी अपक्रिया हम किससे करा रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक, से जब ये क्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 2CH3, ठीक। ये अब क्रिया यहाँ नहीं आएगी, तो इसको हम आगे लिख लेते हैं। ठीक, यहाँ से इसको हटा देते हैं। चलिए अगले पेज में देखिए, रिएक्शन नंबर 2। ठीक, तो क्या हो गया, 2CH3COOH, ये हो गया हमारा एथेनोइक अम्ल, प्लस इसकी क्रिया किससे कराना है, सोडियम कार्बोनेट से। तो ये हो जाएगा Na2CO3, ठीक। अब इसकी क्रिया होती है तो बनता क्या है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ बन जाएगा आपका 2CH3, ठीक, COONA, ठीक, इसे हम, ठीक, और साथ में क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2, और फिर क्या निकल रहा है भैया, फिर निकल रहा है पानी H2O, तो ये हो जाएगा H2O, ये हो गया। ठीक, आगे थर्ड नंबर पे देखो क्या पूछ रहा है, तो थर्ड वाला रिएक्शन हमारा क्या हो जाएगा, तो थर्ड वाले रिएक्शन में जिंक की सिल्वर नाइट्रेट से अपक्रिया। तो जिंक की हम सिल्वर नाइट्रेट से अपक्रिया देखते हैं क्या होता है। ठीक, तो जिंक की सिल्वर नाइट्रेट से अपक्रिया, तो ध्यान दीजिए थर्ड नंबर क्वेश्चन का जवाब। तो क्या हो गया, जिंक प्लस इसकी अपक्रिया में किससे कराना, सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3, ये हो गया। ठीक, और इसमें बनता क्या है भाई, देखते हैं। तो यहाँ बन जाएगा जिंक नाइट्रेट यानी कि Zn, और ये बन जाएगा NO3 का होल ट्वाइस, ठीक, और प्लस Ag, तो 2Ag, ठीक, ये हो गया। इसमें करना क्या रहेगा भाई, इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक, ये यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा और ये यहाँ 2 से मल्टीप्लाई है। ठीक, तो इस तरह से ये अपक्रिया हो जाएगी। और चौथी अपक्रिया हमारी क्या है, तो चौथी अपक्रिया भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो अपक्रिया नंबर 4 हमारा हो गया क्या, Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट की अपक्रिया किससे करा रहे हैं, बेरियम क्लोराइड।
तो ये हो गया BaCl2। ठीक, अब इसको जब हम मिला के जो है अब क्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा NaCl। ठीक है ना, 2NaCl। ठीक, ये हो गया। फिर क्या बन जाएगा प्लस BaSO4, ये हो गया। ठीक, तो इन सभी रिएक्शन को हम इस तरह से लिखेंगे। तो इसमें हमें केवल इसके रासायनिक समीकरण देने थे। ठीक, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक, तो इस तरह से हम इसके संतुलित रासायनिक समीकरण लिख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है समजातीय श्रेणी। तो समजातीय श्रेणी क्या होती है जान लो। ठीक, ये देखिए समजातीय श्रेणी यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, समजातीय श्रेणी कहलाता है। उदाहरण के तौर पे क्या लिखा हुआ CH3OH, यानी कि ये हो गया आपका मेथिल एल्कोहल, ये है एथिल एल्कोहल और ये है प्रोपेनॉल। ठीक, तो ये हो गए। तो इसे हम क्या कहते हैं समजातीय श्रेणी। ठीक, नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया भाई, ध्यान दीजिए। कार्बन के सर्वतोमुखी प्रकृति। तो कार्बन के सर्वतोमुखी प्रकृति क्या होती है, तो ये दिया गया कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। अनुमान के अनुसार कार्बन के लगभग 3 मिलियन यौगिक वर्तमान में ज्ञात हैं। कार्बन द्वारा इतनी अधिक संख्या में यौगिकों का बनना निम्नलिखित कारकों का कारण होता है। एक हो गया संकलन। कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की द्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इसी गुण को संकलन कहते हैं। दूसरा है चतुस्संयोजकता। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ठीक, अतः इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं अथवा कुछ अन्य सहसंयोजक एक संयोजक तत्वों के परमाणुओं के तत्व के साथ आबंध बनाने की क्षमता होती है। ठीक, तो ये हो गए चतुस्संयोजक। ठीक है ना, तो ये हो गई कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो भाई तेज़ी में चलते हैं क्योंकि बहुत जो है आगे। ठीक, तो इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र लिखिए। ठीक है ना, तो इन सभी के हमें संरचनात्मक सूत्र लिखना है। जैसे पहला है एथेनोइक अम्ल। ठीक है ना, तो हमें एथेनोइक अम्ल का संरचना सूत्र लिखना है। ठीक, तो चलिए देखिए कैसे लिखेंगे। पहले नंबर पे एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, नोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। चलो हम केवल संरचना सूत्र लिख देते हैं। ठीक है ना, तो एथेनोइक अम्ल का संरचना सूत्र जो होता है वो क्या होता है CH3। ठीक, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O हो जाएगा और ये हो गया सिंगल बॉन्ड OH। ठीक, ये हो गई हमें एथेनोइक अम्ल का संरचना सूत्र। नेक्स्ट क्या है भैया मेथेनल। तो मेथेनल का संरचना सूत्र क्या होगा सेकंड। ठीक, मेथेनल। अब इसके लिए देखिए मेथेनल का सूत्र क्या होगा, मेथेनल के एथेनल है मेथेनल। ठीक, तो मेथेनल का संरचना सूत्र क्या होगा, तो इसका संरचना सूत्र हो जाएगा HCHO, ये हो गया। ठीक, मेथेनल। और फिर अगला क्या है भाई 1-क्लोरोप्रोपेन। ठीक, तो 1-क्लोरोप्रोपेन। ठीक, तो 1-क्लोरोप्रोपेन देखते हैं इसका संरचना सूत्र क्या बनता है। तो चलिए देखते हैं 1-क्लोरोप्रोपेन का फार्मूला क्या बनेगा। ठीक, थर्ड नंबर। ठीक, तो इसका जो फार्मूला होगा वो क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा, कलर चेंज कर दिया जाए। ठीक, तो इसका बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक, ये हो गया सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड Cl। ठीक, ये हो गया। तो इसमें क्या पूछा गया था 1-क्लोरोप्रोपेन। तो 1-क्लोरोप्रोपेन
ठीक, ये हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो अगला संरचना सूत्र हो जाएगा फोर्थ नंबर। अब फोर्थ नंबर का आंसर क्या होगा वो देख लेते हैं। ठीक, तो फोर्थ नंबर में क्या बनाना है हमें, नाइट्रोमेथेन। तो नाइट्रोमेथेन का फार्मूला क्या होगा वो देख लेते हैं। तो नाइट्रोमेथेन का फार्मूला होगा CH3 सिंगल बॉन्ड NO2। ठीक, ये हो गया नाइट्रोजन। तो ये हो गए, तो ये हो गए इसके संरचना सूत्र। ठीक, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगले क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, विद्युत रासायनिक श्रेणी को स्पष्ट कीजिए और इसके 2 अनुप्रयोग लिखें। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, ये देखिए, विभिन्न तत्वों को मानक अपचयन इलेक्ट्रोड को बढ़ाते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक, अब विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग में पहला है सेल का EMF ज्ञात करना। EMF का मतलब हो गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। किसी सेल का EMF उसके कैथोड के मानक अपचयन विभव E0 का अंतर होता है। तो E0 सेल प्लस E कैथोड माइनस E एनोड। ठीक, तो ये होता है। यदि EMF धनात्मक है तो सेल अभिक्रिया निर्धारित दिशा में होती है, और यदि सेल का EMF ऋणात्मक है तो सेल की अभिक्रिया विपरीत दिशा में होती है। ये है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट कंडीशंस क्या है, अगला उपयोग में है सेल की साम्यावस्था स्थिरांक की गणना करना। ठीक, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से सेल का EMF ज्ञात करके सेल के साम्यावस्था स्थिरांक K की गणना की जा सकती है। ठीक, विशेषताएं क्या हैं इसकी, तो श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर होती हैं वो अम्लों से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। ठीक, नेक्स्ट है ये श्रेणी तत्वों के मानक अपचयन विभव अर्थात इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता प्रदर्शित करती हैं। जिन तत्वों में E0 ऋणात्मक अर्थात इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, श्रेणी में जो धातुएं पहले आती हैं वे नीचे आने वाली धातुओं को उनके लवण से विस्थापित कर देते हैं। श्रेणी में ऊपर प्रबल अपचायक उपस्थित होते हैं क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। जैसे Li नीचे प्रबल ऑक्सीकरण, जैसे F उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। ठीक, तो ये है इसके। तो थोड़ा सा तेज़ी में है ना, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो है। आगे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ये ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है आपका मिश्र धातु किसे कहते हैं, कापर की 2 प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम व उपयोग लिखो। ठीक, तो सबसे पहले आप जान लीजिए मिश्र धातु क्या होती हैं। ठीक, और उसके बाद उसके, तो मिश्र धातु किसी धातु का किसी अन्य धातु अधातु के साथ मिलकर बनाया गया समांगी मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। जैसे टाँके में कलई तथा सीसा समान मात्रा में मिलाया जाता है। उदाहरण के लिए स्टेनलेस स्टील है, टाँका है, पीतल है, कांसा है, बेल मेटल आदि ये सभी क्या होती है, मिश्र धातुएं। तांबे की 2 प्रमुख मिश्र धातुएं क्या होती है, पीतल और कांस। ठीक, अब इसके उपयोग देख लीजिए। तो मिश्र धातुओं के उपयोग 2 कहे हैं हमने, बहुत सारे लिखे हैं। कठोरता बढ़ाने के लिए, ठीक, लोहे में कार्बन की मात्रा मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाई जाती है जो लोहे को अधिक कठोर बनाता है। सोने में तांबा तथा चांदी में सीसा मिलाने से उसकी कठोरता अधिक हो जाती है। ड्यूरेलियम एल्यूमिनियम से बना मिश्र धातु है जो अत्यधिक कठोर होता है। दूसरा है शक्ति बढ़ाने के लिए भी धातुओं को मिश्रित किया जाता है। तो इस्पात और ड्यूरेलियम आदि मिश्र धातु कठोर होने के कारण शक्तिशाली भी होते हैं। संक्षारण रोकने के लिए स्टेनलेस स्टील, लोहे तथा जिंक से बनी मिश्र धातु पर जंग नहीं लगते। ध्वनि उत्पन्न करने के लिए भी तांबे और कलई से बनाई गई मिश्र धातु बेल मेटल होती हैं जिससे अधिक ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये हो गए मिश्र धातुओं के उपयोग। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक, तो और कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया इसमें, बस इतना ही था। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अम्ल और क्षार क्या होते हैं। ठीक, दैनिक जीवन में pH मान के 2 उपयोग लिखो। तो अम्ल और क्षार क्या होते हैं भाई, ध्यान दीजिए। अम्ल और क्षार, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में विलय होकर H+ यानी प्रोटॉन आयन मुक्त करते हैं, और क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में विलय होकर हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। अम्ल की विशेषताएं, अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन आयन देते हैं, कार्बोनेट से क्रिया करके गैस निकलते हैं, और क्षारकों को क्या करते हैं, उदासीन कर देते हैं। ठीक, नेक्स्ट है
आगे देखो क्या कह रहा है, क्षारकों की विशेषताएं दी गई, छूने पर चिकने लगते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं, ये लाल लिटमस को नीला करते हैं, अम्लों को उदासीन करते हैं और शरीर में OH आयन देते हैं। ठीक। पीएच मान का हमारे दैनिक जीवन में महत्व। मानव और जंतु जगत में हमारे शरीर की अधिकांश क्रियाएं 7 से 7.8 पीएच परास के बीच कायम करती हैं। हम इसी संकीर्ण परास में जीवित रह सकते हैं। हमारे रक्त, आंसुओं में लार आदि पीएच लगभग 7.4 होता है। यदि ये 7 से कम हो जाता है तो या 7.8 से बढ़ जाता है तो जीवन असंभव सा हो जाता है। वर्षा के जल से पीएच का मान जब 7 से कम होकर 5.6 हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक। अम्लीय वर्षा का जल जब नदियों में बहता है तो नदियों के जल का पीएच मान कम हो जाता है, जिसके कारण जलीय जीवधारियों का जीवन कठिन हो जाता है। पेड़ पौधों के लिए पीएच मान, पेड़ पौधों के लिए अच्छी वृद्धि और अच्छी उपज के लिए मिट्टी के पीएच परास की विशेषता बनी रहनी चाहिए। यदि यह अधिक अम्लीय या क्षारीय हो जाता है तो उपज पर प्रभाव पड़ता है। पाचन तंत्र के लिए भी पीएच मान का, ठीक है, तो इसमें कोई 2 कहा गया था, इसमें पाचन तंत्र हो गया। ठीक। तो हमारे पेट में HCl उत्पन्न रहता है, मतलब HCl तो पहले से रखता है, जो बिना हानि पहुंचाए भोजन के पाचन में सहायक होता है। अपाच की स्थिति में इस जल में अम्ल की मात्रा अधिक बनने लगती है, जिस कारण पेट में दर्द और जलन अनुभव होता है। इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए एसेटिड जैसे क्षारकों का प्रयोग करना पड़ता है। इसके लिए प्रायः मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जैसे दुर्बल क्षारक का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है। दंत क्षय, हमारे मुंह में पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांत का क्षय होना शुरू हो जाता है। तो हमारे दांत कैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। यह जल में नहीं घुलता, पर मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर यह नष्ट होने लगता है। मुंह में उपस्थित जीवाणु अविष्ट शर्करा और खाद्य पदार्थों के निम्नीकरण से अम्ल उत्पन्न होते हैं। इनमें छुटकारा पाने के लिए क्षारकीय दंत मंजन का प्रयोग किया जाना चाहिए। इससे अम्ल की अधिकता उदासीन हो जाती है और दांत क्षय से रोके जा सकते हैं। ठीक। थोड़ा सा तेज़ी में मैंने बता दिया, बट समय की बहुत जो है वो है, ठीक है ना, तो समय बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए आप लोग अच्छे से आराम से अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट है विरंजक चूर्ण प्राप्त करने की विधि का रासायनिक समीकरण, 2 उपयोग लिखिए। ठीक। तो विरंजक चूर्ण प्राप्त करने के हमें रासायनिक समीकरण के बारे में बताना है। तो रासायनिक समीकरण ये देखिए, CaOH का होल ट्वाइस में जब जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस प्रोवाइड करते हैं तो हमें विरंजक चूर्ण प्राप्त होती है। ठीक। और साथ में जल बनता है। बुझा हुआ चूना क्लोरीन गैस से विरंजक चूर्ण प्राप्त करते हैं। ठीक। विरंजक चूर्ण का उपयोग है वस्त्र उद्योग में सूती कपड़ों के विरंजन में, कागज उद्योग में काठ लुगदी के विरंजन में, और पीने वाले जल को रोगाणुमुक्त करने में हम विरंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं। ठीक। आगे क्या पूछा गया भाई, इसमें 2 उपयोग हो गए। ठीक। देखो फिर से आ गया, मिसेल है, संक्षारण है, कार्बन के सर्वतोमुखी प्रकृति है। तो आगे हो चुके हैं, देख लेना फिर से, ठीक है ना, तो रिपीट हो गया है क्वेश्चंस। आगे देखो क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण हमें बतानी है। ठीक। तो वीडियो बहुत लंबी जाएगी। ठीक। और देखते हैं क्या होता है जब केवल समीकरण संतुलित कीजिए, हमें केवल समीकरण ही बताने हैं। ठीक। तो चलिए देखते हैं कैसे इसे हमें जो है बनाना है। ठीक। तो तेज़ी में कर लेते हैं। तो चलिए देखिए कैसे हम इन रिएक्शंस को करेंगे। तो पहला कंडीशंस क्या कह रहा है वो ध्यान दीजिए। सोडियम ऑक्साइड की जल से क्रिया कराई जाती है। तो सोडियम ऑक्साइड यानी कि क्या हो गया, Na2O। ठीक। जब इसकी क्रिया किससे कराई जा रही, H2O से। ठीक। तो क्या बनता है, तो ध्यान दीजिए इसमें क्या होता है, इसमें बन जाएगा NaOH, 2NaOH, ये हो गया। ठीक। ये हो गया। ठीक। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर में क्या कह रहा, शुष्क बुझे चूने से शुष्क क्लोरीन गैस की क्रिया कराई जाती है। तो बुझे चूने में तो CaOH का होल ट्वाइस प्लस इसमें क्या मिला रहे हैं, क्लोरीन से अब क्रिया कराते हैं Cl2। तो क्या बन जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा विरंजक चूर्ण CaOCl2 प्लस क्या निकलता है, पानी H2O। ठीक।
क्रिया नंबर थर्ड। तो क्रिया नंबर थर्ड में क्या दिया गया है, एथेनॉल को सांध H2SO4 के साथ। तो एथेनॉल यानी कि C2H5OH, इसकी अब क्रिया किसके साथ कराई जा रही है, तो इसकी अब क्रिया कराई जा रही है H2SO4 से, ठीक। तो H2SO4 की उपस्थिति में इसको हम क्या करेंगे, H2SO4 की उपस्थिति में 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म करेंगे तो यहाँ बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक। और साथ में क्या बन जाएगा H2O, ठीक। ये हो गया। साथ में अगली अब क्रिया है, एथेनोइक अम्ल को सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करते हैं, ठीक। एथेनोइक अम्ल को, तो एथेनोइक अम्ल यानी कि फोर्थ नंबर है हमारा, ठीक। तो फोर्थ नंबर में है क्या है, एथेनोइक अम्ल यानी कि CH3COOH की अब क्रिया किससे कराई जा रही है, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। तो ये हो गया NaHCO3 के साथ जब आप क्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3COONA प्लस H2O और प्लस क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। नेक्स्ट क्या है, पांचवा ऑप्शन है, एथेनॉल को सांध H2SO4 की उपस्थिति में एथेनोइक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है, ठीक। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। तो C2H5OH प्लस CH3COOH, ठीक है। तो ये रिवर्सिबल अपक्रिया होती है। तो ये हो गया, और H2SO4 की उपस्थिति में जब इसको क्रिया होती है तो क्या बनेगी, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5 प्लस क्या हो गया H2O, ठीक। ये हो गया, ये देखिए, ठीक। और नेक्स्ट क्या है, एथेन को वायु में जलाया जाता है। तो अगला क्या है, 6 नंबर है, जब एथेन को वायु में जलाया जाता है। तो जब एथेन को वायु में जलाया जाता है, C2H6 को जब वायु में जलाया जाता है तब क्या बन जाता है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4CO2 और प्लस 6H2O, ठीक। 2 से इसको गुणा कर दो और 6 4 10, ठीक। कितना हो गया, 6 ऑक्सीजन यहाँ और 4 दूना 8, 8 6 14, 7 से इसको, ठीक। ये हो गया। तो ये हो गए इसके आंसर, ठीक है ना। तो संतुलित रासायनिक समीकरण हमें देना था, ये हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। तो विलयन के पीएच मान पे संक्षिप्त टिप्पणी आप लोग देख ही चुके हो, ठीक है। तो बार बार वही आ रहा है, ठीक। तो टिप्पणी लिख देना है, तो ये देख लीजिए, ठीक। इसको आप ऐसे लिख देंगे, ठीक। नेक्स्ट है आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर संक्षिप्त टिप्पणी। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होती है, तो वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु की संयोजकता आपस में द्विबंध या त्रिबंध द्वारा जुड़ी रहती हैं उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे C2H4, तो C2H4 क्या होती है, डबल बॉन्ड से जुड़ी होती है, C2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसे लिखते हैं, ठीक। और अगला आपका जो है ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है, तो इसको लिखते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक। तो जो आपके जो है कार्बन परमाणु द्वि या त्रिबंध से जुड़े रहते हैं उन्हें हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट है निम्नलिखित यौगिकों के आयुपेशी नाम बताओ, ठीक। तो इनके हमें आयुपेशी नाम बतानी है। तो आयुपेशी नाम क्या होगी वो हम लोग जान लेते हैं, ठीक। जैसे क्या लिखा है, CH3 सिंगल बॉन्ड C, ठीक, ट्रिपल बॉन्ड है और फिर CH3, तो इसका नाम होगा इसका जब अंकन चाहे इधर से कर दो चाहे इधर से, तो इसको हम लिखेंगे 2-ब्यूटाइन, ठीक है ना। क्या नाम होगा, 2-ब्यूटाइन, ब्यूटाइन, ये हो गया, ठीक। और फिर अगला है CH3 सिंगल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड OS फिर सिंगल बॉन्ड CH3। तो इसमें कौन सा है, एल्कोहल समूह है, 2 नंबर पे जुड़ा है, तो इसका नाम होगा 2-प्रोपेनॉल,
क्या लिखोगे इसको, 2 प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल एल्कोहल समूह उपस्थित है। ठीक, तो ये हो गए इसके आईयूपीएसी नाम। तो आई होप आपको समझ में आ रहे हैं। ठीक, तो आप लोग तेज़ी से इसको करते रहिएगा। ठीक, चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कारण देना कि एक जस्ते को क्षण को कॉपर सल्फेट विलयन में डालने पर उसका नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है, क्यों। ठीक, तो क्यों गायब हो जाता है इसके बारे में आपको लिखना है। तो ये देखिए यहाँ पे दिया गया, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर वाले तत्व तो नीचे स्थित तत्वों में उनके विलयन में विस्थापित कर सकते हैं। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक डालते हैं तो जिंक विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर होने के कारण कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप नीला रंग क्या होता है, गायब हो जाता है। ये देखिए कॉपर सल्फेट है और जिंक के विलयन जब वो करते हैं तो ये क्या करती है, सल्फेट को जो है वो कर देती है, तो यहाँ हमें जिंक सल्फेट प्राप्त होता है और कॉपर अलग हो जाता है। ठीक है ना, जिसके कारण ये रंगहीन हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट है आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च होते हैं, क्यों, तो इसके लिए जान लो। ठीक, आयनिक यौगिकों में आयनों के बीच मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल के कारण होता है। इस आकर्षण बल को कम करने के लिए अत्यधिक मात्रा में ऊष्मी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि आयनिक यौगिकों का द्रवणांक उच्च होता है। ठीक, नेक्स्ट है उदासीनी अपक्रिया क्या होती है, इसके 2 उदाहरण लिखिए। ठीक, तो उदासीनी अपक्रिया बार बार आ रहा, ये हो गई। ठीक है, 2 उदाहरण आप पहले ही जान चुके हो। ठीक, नेक्स्ट है भर्जन को उदाहरण से समझाइए। अब भर्जन क्या होती है इसके बारे में, तो भर्जन एक रासायनिक अपक्रिया है जिसमें सांद्रित अयस्क को पर्याप्त वायु की आपूर्ति में अयस्क के द्रवणांक से कम ताप पर तीव्रता से गर्म किया जाता है, जिससे इसमें उपस्थित अपद्रव्य जैसे आर्सेनिक तथा अन्य उपस्थित अपद्रव्य ऑक्सीकृत होकर बाहर निकल जाते हैं तथा धातु ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे जिंक ZnSi ऑक्सीजन से जब क्रिया करता है तो जिंक अलग हो जाता है, SO2 अलग हो जाता है। ठीक, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया है। नेक्स्ट में देखो कह रहा है निम्नलिखित यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखिए। ठीक, तो हमें इनके आईयूपीएसी नाम के बारे में बताना है। तो क्या होगी आईयूपीएसी नाम, ये देख लो। ठीक है ना, तो CH3COS। ठीक, तो ये क्या होती है, एक बार पहले भी आ चुका है, तो इसे हम बोलते हैं एथेनोइक अम्ल। क्या होती है, एथेनोइक अम्ल, क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा हुआ, तो एथेनोइक अम्ल हो गया ये, एसिड अम्ल, ये हो गया। और CH3CHO, तो CH3CHO इसे हम एथेनॉल बोलते हैं। ठीक है ना, ये क्या हो गया, एथेनॉल। ठीक, फिर देखो निम्नलिखित पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फिर से आ गया मिशेल संक्षारण योगात्मक अपक्रिया। ठीक, तो बार बार देखो वही चीज़ रिपीट हो रहे हैं। ठीक, तो इन सभी को आप अच्छे से आराम से कर लो। नेक्स्ट है, फिर कह रहे हैं निम्नलिखित के आईयूपीएसी नाम लिखिए। CH3COS। ठीक, तो बोलो इसका नाम तो पता ही है, CH3COS क्या हो गया, एथेनोइक अम्ल, अभी अभी आया था। ठीक, क्या हो गया, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल, ये हो गया। ठीक, फिर है CH3CH2CH2 Cl, ये क्या है भाई, तो ये है आपका क्लोरोप्रोपेन। ठीक, क्या है, क्लोरोप्रोपेन, प्रोपेन। ठीक, नेक्स्ट है CH1 इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे एथाइन। ठीक, क्या है ये, एथाइन, ये हो गए। ठीक, साबुन क्या है, साबुन बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए तथा साबुन की 2 विशेषताएं लिखिए। ठीक, तो आइए देखते हैं इसके बारे में। तो चलिए देखते हैं।
साबुन क्या है और कैसे बनाई जाती है। ठीक, तो ये देखिए सबसे पहले साबुन, तो साबुन के बारे में समझ लेते हैं क्या होता है। उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों को के सोडियम तथा पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। इसका रासायनिक समीकरण क्या होता है, CH2COO C17H35 सिंगल वन। ठीक, CH2COO C17H35 इसे हम बोलते हैं वसा। ठीक, अब इसकी अपक्रिया क्या करते हैं, NaOH के साथ कराते हैं। ठीक, तो ये क्या बनता है, ग्लिसरॉल बनता है। ठीक, और ये आपका बन गया साबुन। ठीक, तो इनको आप अच्छे से जो है तैयार कर लो। ठीक, अब इसके उपयोग, तो साबुन के दो विशेषताएं, साबुन के अणु में कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला होती है। इस श्रृंखला का एक सिरा तेल और दूसरा सिरा पानी को आकर्षित करता है। साबुन वनस्पतिक या वसा और कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास के जलीय घोल को गर्म करके रासायनिक प्रतिक्रिया के जरिए बनता है। ठीक, नेक्स्ट इसमें क्या पूछा गया है, आगे दिया देखा ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं स्पष्ट कीजिए। ठीक, तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं, ठीक, आगे पढ़ ही चुके हो, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो गई। ठीक, तो कैसे होता है सब आप आगे जान ही चुके हो। ठीक, नेक्स्ट है पीएच मान क्या होता है, इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या संबंध होता है, कितने बार पीएच मान रिपीट हुआ है। ठीक, ये देखिए इसमें, ठीक है ना, एक बार मैंने फिर से सब बता दिया गया और इसका जो रिलेशन है वो यहाँ रिलेशन भी बता दिया गया है। तो ये देखिए आप अच्छे से इनको तैयार कर लीजिए। ठीक है ना, ये देखिए कब क्या होता है सब चीज़ के बारे में लिखा दिया गया है, आगे भी बताया जा चुका है। ठीक, नेक्स्ट है खनिज तथा अयस्क में अंतर बताइए। तो खनिज और अयस्क में क्या अंतर होता है, तो खनिज क्या होते हैं, पृथ्वी तल के नीचे पाए जाने वाले प्राकृतिक पदार्थ जिसमें धातु या उनके यौगिक उपस्थित रहते हैं उन्हें हम खनिज कहते हैं। और अयस्क क्या होते हैं, वे खनिज पदार्थ जिनसे धातुएं सस्ती और आसानी से प्राप्त की जा सकती है उन्हें अयस्क कहते हैं। कहने का मतलब सभी अयस्क खनिज होते हैं और सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, तो ये हो गए। अब अगले कंडीशंस में देखो क्या पूछा गया है, ये है निम्नलिखित के आयुपेशी नाम बताओ। तो अब बार बार हम लोग जो है वही क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं। ठीक, तो आपका पहला दिया गया HCHO। तो HCHO क्या होता है आपको पता है, ठीक है ना, कई बार आ चुका है। तो HCHO क्या है आपको पता ही है। ठीक, तो क्या है ये, मेथेनेन। CH3CH और फिर डबल वन CH2 है। ठीक, तो इसका भी आयुपेशी। तो ये सारे क्वेश्चन हैं। कार्बन की संयोजकता पर संक्षिप्त टिप्पणी है। बेकिंग पाउडर खाने का रासायनिक समीकरण, बेकिंग पाउडर गर्म करने पर क्या होता है, द्विविस्थापन अपक्रिया, उदासीनी, योगात्मक अपक्रिया, ये सभी आपके जो है कार्बन संयोजकता, ये देखिए सब आप कर लेना। ठीक है ना, ये सब इसका आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। खाने का सोडा, रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सूत्र हो गया गर्म करने पर क्या बनता है। फिर इसके बाद विस्थापन अपक्रिया कई बार आ चुका है। ठीक है ना, ये हो गई। नेक्स्ट हो गया आपका अम्ल उदासीनी अपक्रिया। ठीक, योगात्मक अपक्रिया। नेक्स्ट हो गया आपका कैसे प्राप्त करोगे, तो इन सभी को आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है ना, बेकिंग पाउडर से धावन सोडा, अमोनियम क्लोराइड से अमोनिया, विरंजक चूर्ण से क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड से सोडियम बाइकार्बोनेट, एथिल ब्रोमाइड से एथिल अल्कोहल, मेथेन से नाइट्रोमेथेन, एथिलीन से एथेन, एथिलीन से मस्टर्ड गैस, एथिलीन से एथिलीन ग्लाइकॉल और एथिल अल्कोहल से क्लोरोफार्म। ठीक, इसके बाद ये है अपक्रियाओं को, इनको अच्छे से पढ़ लो। हाइड्रोजन अपक्रिया, ऑक्सीकरण अपक्रिया, प्रतिस्थापन अपक्रिया, दहन अपक्रिया, साबुनीकरण, हाइड्रोकार्बन, कार्बन की संयोजकता, उदासीनी अभिकरण। ठीक है ना, तो ये सब आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आप इतना पढ़ लिए तो इसी में से सब कुछ आने वाला है। ठीक, तो आप लोग आराम से कर लीजिएगा। ठीक, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो इसको अच्छे से, तो अगर आप इतना तैयार कर लेते हो तो आपकी केमिस्ट्री तैयार हो जाएगी। ठीक है ना, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो कुछ हेल्पफुल लगेगी, तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लो।